नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की साइंस। अच्छा, इससे पिछली वीडियो में मैंने 60 MCQ क्वेश्चन लिए थे जो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन दोनों वीडियो को भी देख लेंगे तो उसमें से 20 नंबर आपके आ ही जाने हैं। जो 20 MCQ आते हैं तो वो इन्हीं क्वेश्चनों से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री से और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हमारे पेट में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है ये। ठीक है, HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जो भी खाने के साथ कुछ गंदगी जाती है तो उसे ये ख़त्म कर देता है, एसिड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, मतलब सूत्र पूछा है ये इसमें। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, Na2CO3, NaSCO3, CaCO3 और NaOH। तो ये जो सोडा होता है ये तो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इसमें बेकिंग सोडा पूछते हैं और धावन सोडा पूछते हैं। तो आपको याद रखना है, जो धावन सोडा होगा वो तो ये होगा, लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है तो ये होता है NaHCO3। तो ऊपर वाले का नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम भी इसका याद रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी में ही लिख के दे दे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा। ऊपर वाला है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, H जिसके साथ लगी रहेगी वो होगा बेकिंग सोडा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि धोने के सोडे का सूत्र क्या है। तो मैंने अभी बताया था Na2CO3, लेकिन इसमें फुल फॉर्म में दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, Na2CO3 × 10H2O। तो आपको पूरा याद रखना है कि पूछ लिया जाए तो Na2CO3 × 10H2O वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धोने के सोडे का सूत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, pH का मान 7 से कम होने पर पदार्थ कैसा होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था pH वैल्यू। अगर pH वैल्यू है 7 तो वो होता है उदासीन। 7 याद रखनी है आपको, 7 पर होगा उदासीन। अगर 7 से कम है, लेस देन 7 यानी 7 बड़ा है, तो इसका मतलब वो होगा अम्लीय। अगर 7 से बड़ा है वैल्यू, अगर 7 से बड़ा है, ये तो इसमें हो गया 7 बड़ा है इसमें, इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में होगा 7 से बड़ा है वैल्यू, है ना। ध्यान रखना है, मतलब 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, अगर 7 ही होगा तो वो उदासीन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। तो देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आपको याद रखना है, जो जंग लगना होता है वो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जंग लगता है ऑक्सीडेशन से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस की पहचान किससे की जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चूने का पानी है, जलती हुई तीली, लाल लिटमस, नीला लिटमस। तो जो लिटमस पेपर होता है वो तो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो जलती हुई तीली है इससे हम पहचान करेंगे हाइड्रोजन गैस की। अच्छा, वो कैसे पहचान करते हैं, जब जलती हुई तीली को हम हाइड्रोजन गैस के साथ पास में ले जाते हैं तो क्या होता है, एक विशिष्ट चटकने जैसी आवाज़ आती है, चट चट बोलेगा, तो उससे पता लगेगी ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन की उपस्थिति का संकेत देती है। ये नहीं कि जलती हुई तीली से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जलती हुई तीली को जब हाइड्रोजन के पास लेके जाएंगे, अगर वहाँ हाइड्रोजन है तो वो चटकेगी, चटकने के साथ प्रज्वलित होगी, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है ना। तो ये ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × ½ H2O, CaCO3 एंड CaCO। तो आपको याद रखना है, इसमें 2 आंसर छिपे हुए हैं। एक तो जिप्सम, जिप्सम का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। जिप्सम जो होगा उसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, अगर 2H2O लगा हुआ है तो वो जिप्सम का सूत्र है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP पूछा है तो वो CaSO4 × ½ H2O होता है ना। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, CaSO4 × ½ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए CO2, SO2, NO2 ये दे रखे हैं, और ऑप्शन नंबर सी है O2 और ऑप्शन नंबर डी है H2।
तो आपको याद रखना है जो अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2 के कारण होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इन दोनों के नाम सल्फर डाइऑक्साइड और इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो अम्ल वर्षा होती है वो पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है? ऐसी वर्षा होती है जिसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्लीय घटक मिले होते हैं ना। और इसका जो pH मान होगा वो सामान्य वर्षा से थोड़ा, मतलब सामान्य रेन होती है उससे कम हो जाता है। जो सामान्य बारिश होती है उसका जो pH मान होता है, pH वैल्यू जो नॉर्मल बारिश होती है उसका मान होता है 5.6 या 5.7 के आसपास। और इसकी वैल्यू जो अम्ल वर्षा होती है इसका pH मान हो जाता है 4.2 या 4.4 के, मतलब इतना आसपास रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि अम्ल वर्षा का pH मान क्या होगा, तो अगर इनमें से ऑप्शन दिया 4.2, 4.3, 4, तो ये आप वैल्यू लगा देंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से अधातु कौन सी है। तो ऑप्शन दिए सोडियम, पोटेशियम, सल्फर या कैल्शियम। तो एक बात आप याद रखेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सभी जानते हैं लगभग। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जानते होंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो जिसके भी अंतिम कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं वो सभी धातु होंगी, है ना। जैसे सोडियम का बनाते हैं तो 2, 8, 1, तो इसके अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो ये होगी धातु। ऐसे ही मैग्नीशियम, उसके अंतिम कोष में कितने आ जाएंगे? 2। तो मतलब जिसके भी अंतिम कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो सभी धातु होंगी। अच्छा, जिसके भी अंतिम कोष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो वो सभी अधातु होंगी, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि फास्फोरस 2, 8, 5, तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगी फास्फोरस। 15 पर होती है फास्फोरस, ठीक है। तो ये पहचान करने का तरीका। अच्छा, जिसके भी अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो वो उपधातु होगी। अच्छा, जिसके भी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो अक्रिय गैस हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जितने भी ये दे रखे हैं इसमें सल्फ़र जो होता है वो 16 पर होता है, 16 पर होता है सल्फ़र, है ना। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ इनके परमाणु क्रमांक भी याद होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 286, ठीक है, ये होगा। अगर आपको विस्तार से इसके बारे में जानना है तो हमारा एक और चैनल है AOC के केमिस्ट्री, उससे जाकर और विस्तार में पढ़ सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो 2, 8, 6, तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हो गया सल्फ़र, तो ऑप्शन नंबर C सही होगा इसका, ठीक है ना। तो सल्फ़र हो गई अधातु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, संयोजन या अपघटन। तो इसमें ये याद रखना है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है तो एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, है ना, याद रखेंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है अपचयन। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर B सही होगा इसका, अपचयन होगा इस पर, है ना। ऑप्शन नंबर B सही होगा। विद्युत अपघटन की क्रिया जो होती है उसमें एनोड 2 होते हैं ना विद्युत अपघटन में, एनोड पर होगा ऑक्सीकरण और कैथोड पर होगा अपचयन, ये आपको याद रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो ऑप्शन 11वां क्वेश्चन है हमारे पास कि पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर B सही होगा, भोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मानव हृदय में होते हैं 4 कक्ष, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन दिए हैं प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं और। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो मैंने पिछले में भी बताया था, जो खाना होता है, जो गैसों का आदान प्रदान होता है, और ये मैंने तीनों चीज़ें बताई थी आपके लिए। तो जो जल का परिवहन होता है वो आपको याद रखना है कि जाइलम के द्वारा होता है, और खाने का जो होता है परिवहन वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो मैंने ये शायद पिछली भी वीडियो में आया था क्वेश्चन, तो अगर आपने देखी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रेटिना पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो 4 ऑप्शन दिए, नाक, कान, हाथ, पैर। तो आपको याद रखना जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की होती है, और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की होती है, ठीक है। इसे स्टेपिस बोलते हैं और जांघ की हड्डी फीमर कहलाती है। ये नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है।
तो 3 चीज़ दे रखी हैं, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए या वसा। तो सभी आप बता सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डीएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे, ये मान के चलिए यही क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में, तो ऐसा नहीं है कुछ इनसे बाहर आएगा। अगर आप इन 2 वीडियो को आप देख लेंगे तो आप ये मान के चलिए आप 20 नंबर अपने पक्के कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना, जब श्वसन होता है तो ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में प्राप्त होती है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये और क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो ये मैंने बताया था अभी आपको कि खाने का आदान प्रदान फ्लोएम द्वारा, जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, और गैसों का आदान प्रदान जो होगा वो स्टोमाटा द्वारा होता है ना। ये आपको याद रखना है। 19 नंबर का सी क्वेश्चन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो ऑप्शन दिए हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस। तो आपको याद रखना है, जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोग से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपने पढ़ के जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के 10 क्वेश्चन हैं। तो बल की एसआई इकाई क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो बल की इकाई होती है वो होता है न्यूटन, वाट होती है शक्ति की इकाई पावर, जूल होती है कार्य या ऊर्जा की इकाई, है ना, और पास्कल होती है दाब की इकाई। तो सारी इकाई आपको याद करके जानी है, ठीक है ना। मैंने सारी इकाई आपको बता दी हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि चाल की एसआई इकाई क्या है ना। तो इसमें भी ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको याद रखना, मीटर होती है दूरी की, और मीटर पर सेकंड होगी चाल या वेग की, चाल हो या वेग हो, है ना। सेकंड स्क्वायर ये किसी की नहीं होगी, किलोमीटर ये भी दूरी की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो इसकी भी इकाई मैंने पिछले में बताई थी, एम्पियर होती है, ठीक है। वोल्ट होगी विभवांतर की, ओम होगी प्रतिरोध की, और वाट होगी शक्ति की, अभी बताई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे सभी की इकाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर है ओम का नियम किससे संबंधित है, ठीक है। ओम का नियम दे रखा है, ऑप्शन दिए हैं गति से, बल से, विद्युत धारा से या ऊष्मा से। अगर यहाँ विभवांतर होता तो विभवांतर लगा देते, नहीं तो आप लगाएंगे धारा से, कि V अनुक्रमानुपाती होता है I के, है ना। विभवांतर और धारा दोनों से संबंधित होता है ओम का नियम। अगर इनके अलावा प्रतिरोध देता तो प्रतिरोध लगा देते, तीनों होते ना, V बराबर I R, ये तो होता ओम का नियम। कि यदि किसी चालक के ताप, दाब व आयतन स्थिर रहे या भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, ऊर्जा की एसआई इकाई पूछी गई है। तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है जूल। न्यूटन होगी बल की, और ये हो गई दाब की, उसकी शक्ति की, और पी होगी, ये पास्कल होगी दाब की, ठीक है। सभी आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो शक्ति होती है P बराबर होती है कार्य करने की दर, तो W/T, ये होती है इसकी परिभाषा, कि किसी मशीन या कर्ता की कार्य करने की दर होती है शक्ति। तो अगर दर लग जाए साथ में तो बटे में समय लगाएंगे, तो P बराबर हो गया W/T। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, B, W/T, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अभी सारी लेंस कहते हैं, अब सारी कहते हैं अवतल को, ठीक है। समतल अवतल है ये, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत या प्रकाश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं जो ध्वनि तरंगें होती हैं। अब अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती हैं, जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और ध्वनि होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। अब अनुदैर्घ्य तरंगें वो होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। अनुदैर्घ्य तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, यानी अनुदैर्घ्य तरंग जब चलेगी जब कोई मीडियम हो, और अनुप्रस्थ तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे, विकर्षित करेंगे, नष्ट करेंगे या स्थिर होंगे। तो आपको याद रखना है, जो एक जैसे चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे के पास वो नहीं आएंगे, एक दूसरे को पीछे हटाएंगे। आपको ये चेक करना है तो 2 स्पीकर लीजिए, कभी उन्हें आपस में टच कराने का प्रयास करिए, वो दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे, ये आप देख सकते हैं, है ना। अगर अपोजिट होंगे तो वो आकर्षित करेंगे यानी चिपक जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं ना, ये तो सभी हम जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं इतने तो।
क्लास 10 तक ये सब जान लेते हैं कि किलोवाट में कितने वाट होंगे, है ना। तो 1000 वाट होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पर्यावरण एवं संसाधन के 10 क्वेश्चन हैं यहाँ से, तो ये देख लेंगे हम 10 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है, यानी जो आसानी से गल जाए, है ना, जो मिट्टी में आसानी से मिल जाए, वो कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है प्लास्टिक, बी कांच दे रखी है, सी कागज़, या डी धातु। तो आप देखेंगे जो प्लास्टिक होगी अगर उससे बहुत सालों तक ज़मीन में भी रहेगी तो वो फिर भी मतलब अपघटित नहीं होगी, है ना। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आसानी से अपघटित हो जाएगी, वो केवल कागज़ है। कागज़ को आसानी से अपघटित कर सकते हैं, ना तो कांच होगा, ना धातु होगी, ना प्लास्टिक होगी, है ना। तो जैव अपघटनीय कौन सा है, जो आसानी से अपघटित हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, अगर उसे मिट्टी में हम गाड़ के रख दें तो वो आसानी से ख़त्म हो जाए उसका अस्तित्व। लेकिन जो प्लास्टिक होगी और कांच होगा और धातु होगा, ये जो कि तो मिलेंगे बहुत सालों तक, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि हरित गृह गैस कौन सी है ना। ये पूछी है ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस। तो आपको याद रखना है ये गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित गृह गैस है, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है, याद रखना है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो हरित गृह गैस होती है CO2, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, नवीकरणीय, है ना। ऑप्शन दिए हैं कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा और डीजल, ठीक है, ये दे रखे हैं आपको ऑप्शन। तो आपको याद रखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने आप को दोबारा संचित कर लेते हैं। तो कोयला ये भी प्राकृतिक रूप से नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर सी ये सौर ऊर्जा है, ये है नवीकरणीय, है ना। ये सूर्य से रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि वनों की कटाई से क्या होता है। तो वनों की कटाई से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्षा बढ़ती है, मृदा अपरदन बढ़ता है, प्रदूषण घटता है, या ऑक्सीजन घटती है। ये क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं। तो आप आसानी से इसमें बता सकते हैं कि जो वनों की कटाई करेंगे हम, उससे मृदा अपरदन बढ़ेगा, यानी कि मृदा का क्षरण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो केवल पौधे, केवल जानवर, जीवों की विविधता, या मनुष्य। तो इसे तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, जैसा शब्द लिखा हुआ है वैसा ही आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जीवों की जो विविधता होगी वही है जैव विविधता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है ओजोन परत किससे रक्षा करती है। तो हमें पता होना चाहिए ये समताप मंडल में होती है पृथ्वी के, और ये हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है ए पेड़, उद्योगों का अपशिष्ट, या वर्षा, या ऑप्शन डी है मिट्टी। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन सेंस के हैं, आप आसानी से बता सकते हैं कि जो फैक्ट्री होती है उनसे जो अपशिष्ट या गंदगी निकलती है वो जल प्रदूषण करती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, या मांसाहारी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसे भी हम आसानी से बता सकते हैं। जो सबसे पहले क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, यानी उत्पादक होगा। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ से उत्पादन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका भी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 39 है CFC का प्रयोग कहाँ होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, गैस होती है, एक बहुत ही खतरनाक गैस है ये। तो इसका प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। ये ज़रूर आप याद रखना है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उससे CFC बाहर निकलती है पीछे से, ज़रूर याद रखेंगे इसका बात, ठीक है ना। हाँ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 है सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो वायु, जल, मृदा, या खनिज। तो ये जो वायु होती है ये सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ये सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब ये कुछ अतिरिक्त MCQ हैं जो सभी से मिक्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है धातुएं कैसी होती हैं। तो धातु जो होती हैं वो अच्छे चालक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो अब देखें 42 सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु जो सबसे पहले आएगी, परमाणु क्रमांक अगर आपको याद होंगे तो आपको पता होगा जो लिथियम होती है वो 3 पे है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी हुई, लिथियम होगी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य pH कितना होता है, ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना रक्त का जो सामान्य pH होता है वो 7.4 होता है। तो मानव का भी इतना ही होगा, यानी हमारा जो ब्लड होता है वो हल्का सा कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि मानव रक्त क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में
भोजन का परिवहन किससे होता है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा या जड़। तो इसके बारे में मैंने बताया था फ्लोएम से होगा, है ना। और जाइलम से जल का होगा और गैसों का होगा स्टोमाटा से। ठीक है, तीनों वैल्यू याद रखेंगे, इससे गैस, इससे खाना भोजन और इससे पानी जल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? तो ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, टंगस्टन या एल्यूमिनियम। तो आपको याद रखना है, जो विद्युत बल्ब में गूंज होती है, गूंज जो लगी रहती है, वो टंगस्टन की बनी होती है। इसे क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है ना। तो अगर गर्म भी हो जाएगा तो वो गलेगी नहीं, तो इसलिए टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? आयाम पर निर्भर करेगी तीव्रता हमेशा, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो आयाम पर ही निर्भर करेगी। ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे तेज गति किसकी होती है? ध्वनि, जल तरंग, प्रकाश या वायु। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुण कहाँ से आते हैं? वातावरण, माता पिता, भोजन या शिक्षा। तो आपको याद रखना, आनुवंशिक गुण हमेशा माता पिता से ही आएंगे। ठीक है, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? ये पूछा गया है। ठीक है, जो सड़े गले रहते हैं, बहुत वर्षों पुराने दबे हुए रहते हैं, वो होता है जीवाश्म ईंधन। तो क्लियर है, बता देंगे। हमें जो ज़मीन से प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है, तो यही जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर है? तो 1 यूनिट जो बराबर होती है वो बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा के। तो 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा, kWh। और इसमें कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे क्लास 10 से, जो अगर मैंने बनाए हैं, तो ये पिछली 2 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप आसानी से 20 नंबर पक्के अपने कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।